दोस्तों नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं ओम का नियम। पिछली क्लास में हमने धारा और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित किए थे। उसका वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, वहां उसका लिंक आपको मिल जाएगा। या फिर आप YouTube में सर्च कीजिए रामानुजन एकेडमी लोहारा, उसमें हमारे सभी वीडियो क्या होंगे आपको क्रमशः मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। एक बात और बोलना चाहता हूं मैं आप लोग को, यदि आप नए व्यूअर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो चलिए देखते हैं ओम का नियम। नॉर्मली हम जानते हैं किसी भी चालक तार में, ये क्या है हमारा एक चालक तार है, ठीक। जब चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक, तो उसमें विभवांतर उत्पन्न होता है। क्या होता है भाई? विभवांतर उत्पन्न होता है। तो उसी विभवांतर और धारा, विभवांतर अर्थात V और धारा मतलब I, तो विभवांतर V और धारा I में संबंध स्थापित किया था। किसने किया था? सन 1828 में जॉर्ज साइमन ओम ने, वो जर्मन वैज्ञानिक है। सन 1828 में जॉर्ज साइमन ओम ने विभवांतर और धारा के मध्य एक संबंध स्थापित किया था और इसे ही उन्होंने ओम का नियम नाम दिया। ठीक, चित्र को नहीं बनाएंगे, इसे मैं आपको समझाने के लिए बताया हूं। ठीक, तो चलिए परिभाषा लिखिए ओम के नियम में। सबसे पहले परिभाषा, ठीक, क्या लिखेंगे फिर परिभाषा में आप? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप आदि, ब्रैकेट में करिए इसको, ठीक, में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, अर्थात विभवांतर को हम किससे दर्शाते हैं? V से। तो विभवांतर V और उस पर प्रवाहित धारा क्या है भाई? I। तो ये है, लिख देते हैं हम I। तो प्रवाहित धारा I और विभवांतर V, इन दोनों क्या होते हैं? अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो V अनुक्रमानुपाती I। जब अनुक्रमानुपाती की चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ पे बराबर लगता है और एक नियतांक राशि लग जाता है। तो V इज इक्वल टू मिलेगा हमको, नियतांक में हम ले लेते हैं R और ये होगा आपका I। ठीक, जहां पे हम R को कहते हैं, जहां R इज इक्वल टू, ठीक, एक प्रतिरोध नियतांक कहते हैं, अनुपातिक नियतांक, ठीक, क्या कहते हैं? R को एक अनुपातिक नियतांक कहते हैं और इसी R को कहते हैं हम प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का मान निकालना चाहे R का मान, तो I पक्षांतर कीजिए, तो ये होगा V बटे I, अर्थात प्रतिरोध इज इक्वल टू मिलेगा आपको विभवांतर बटे धारा। ठीक, पेपर में पूछ देता है 1 नंबर या 2 नंबर में धारा और विभवांतर के मध्य ग्राफ खींचिए या ओम के नियम के लिए ग्राफ खींचिए। तो उसके लिए क्या करेंगे आप? एक y अक्ष बना लेंगे और एक बना लेंगे आप x अक्ष। x अक्ष में क्या करेंगे आप? विभवांतर को प्रदर्शित करेंगे और y अक्ष में प्रदर्शित करेंगे धारा को। तो जब विभवांतर और धारा के मध्य हम ग्राफ खींचते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक सरल रेखा प्राप्त होता है। ठीक, ये जो ग्राफ है वो किसके लिए है भाई? धारा और विभवांतर के लिए ग्राफ है, धारा और विभवांतर। ठीक, धारा और विभवांतर के मध्य क्या करेंगे आप? इस ग्राफ को खींच लेंगे। ठीक, इसके बाद ओम के नियम की आप सीमाएं लिख लीजिए। तो सीमाएं, पहला लिखेंगे चालक का ताप नियत हो। दूसरा लिखेंगे चालक में विकृति उत्पन्न न हो। एक बात और आप याद रखेंगे, जो ओम का नियम है वो धातु चालकों के लिए क्या है? सत्य है। ठीक, ओम का नियम जानने के बाद आप धारा और अनुगमन वेग में जो हम चित्र बनाए थे, चालक तार जैसे कि PQ लिए थे, उसी चित्र को आप पुनः यहाँ पे एक बार और बना लीजिए। तो इस चित्र को तो आप जानते ही हैं, PQ क्या है? एक चालक तार है जिसकी लंबाई L है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? कैपिटल
ए। इसके सिरों के मध्य विभवांतर V और इसको हम क्या करते हैं, बैटरी से जोड़ते हैं तो इसमें धारा प्रवाहित I होती है। तो चलिए वर्णन लिखिए इसमें। माना PQ एक चालक तार है जिसकी लंबाई स्मॉल l तथा प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल e है। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A तथा विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर विभवांतर V हो जाता है। इतना लिखने के बाद सीधा आप निकालिए इसका व्यंजक। ठीक, तो व्यंजक में आप कहां से स्टार्ट करेंगे भाई, इसमें व्यंजक में आप इसमें, ठीक, तो चलिए लिखें तार के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू होगा V अपॉन L। अब तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू V अपॉन L कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। हम समांतर प्लेट संधारित्र में देखे थे, लगाए गए विभवांतर, विभवांतर बराबर क्या होता है भाई, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किया गया कार्य। तो कार्य के लिए यहाँ पे क्या होता है, विभवांतर बराबर एक किया गया कार्य। तो V इज इक्वल टू हम क्या निकालते हैं, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो बल क्या लगेगा इसमें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और विस्थापित अर्थात इसकी लंबाई क्या है L। तो E का मान निकलेगा, आपको L को इधर ले आइए तो V अपॉन L। तो यहां से आप इसका मान निकाल सकते हैं। तो E इज इक्वल टू होगा V अपॉन L। इसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, ठीक, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा, F इज इक्वल टू, ठीक, इलेक्ट्रॉन पर बल कौन लगा रहा है यहाँ पे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। तो ये इलेक्ट्रॉन और बल लगा रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा E और कैपिटल E। अब ठीक, E के मान को यहाँ रखिए तो F इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको, F इज इक्वल टू E की जगह क्या रखेंगे, V अपॉन L। तो E V और ये बट्टे में हो जाएगा आपका L। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से हम जानते हैं F इज इक्वल टू होता है m a। अब यहां से हम त्वरण का मान निकालेंगे तो m को पक्षांतर कर देंगे तो त्वरण इज इक्वल टू मिलेगा आपको F अपॉन m। क्या मिल जाएगा, F अपॉन m। इसको आप समीकरण 1 दे दीजिए। अब समीकरण 1 से हम F के मान को रखेंगे तो समीकरण 1 से F का मान रख दीजिए, m क्या है, F का मान EV अपॉन L। तो त्वरण इज इक्वल टू मिलेगा हमको EV, ठीक, और ये LM हो जाएगा, क्या हो जाएगा, LM। इसको समीकरण 2 देके आप छोड़ दीजिए। फिर हम देखेंगे जब इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे धन आयनों से टकराता है तो प्रत्येक दो क्रमगत टक्करों के बीच में जो समय लगता है या जो समय अंतराल होता है उसको कहते हैं हम श्रांति काल। तो यहाँ पे आप श्रांति काल लिखेंगे, श्रांति काल। श्रांति काल का परिभाषा लिख लीजिए, किसी इलेक्ट्रॉन की धन आयनों से दो क्रमगत टक्करों के बीच माध्य समय अंतराल को श्रांति काल कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं भाई, टाउ से। तो श्रांति काल के द्वारा जब दो इलेक्ट्रॉन वहां पे टक्कर होंगे तो श्रांति काल में समय लगेगा। तो वहां पे हम क्या करेंगे, गति के प्रथम समीकरण का उपयोग करेंगे। तो श्रांति काल में इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त वेग, गति के प्रथम समीकरण से देखेंगे हम तो इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त वेग क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। ठीक, यहाँ पे इसको हम वेग बोल रहे हैं इस v को, और यहाँ पे जो v है वो क्या है, विभवांतर है। तो इसे आप कैपिटल में भी ऐसे लिख सकते हैं और इसे आप अपने पहचानने के लिए इसको मोड़ के बना लीजिए। ठीक,
फिर टी मतलब क्या है, समय। यहाँ पे कौन सा समय है भाई, हमारे पास श्रांति काल है, तो टी का मान क्या रखेंगे हम, टाउ। और जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0, तो u की जगह क्या रखेंगे हम, 0, तो v इज इक्वल टू मिलेगा आपको 0 और ये a, t की जगह क्या रखेंगे हम, टाउ, तो v इज इक्वल टू a टाउ। तो देखिए समीकरण 2 में a का मान है, a के मान को भी यहाँ पे रख दीजिए, तो ये मिल जाएगा ई वी टाउ और बट्टे में हो जाएगा आपका एल एम। यहाँ पे a का मान रखे हैं हम समीकरण 2 से, a का क्या मान रखे हैं, ई वी अपॉन एल एम और ये टाउ। ठीक, ये वाला जो v है वो क्या है, विभवांतर को प्रदर्शित कर रहा है। अब होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो धन आयन से प्रत्येक टक्कर के बाद उसका वेग क्या हो जाता है, 0, और फिर पुनः त्वरित होता है तो उसका वेग क्या हो जाता है, v। तो औसत वेग निकाल लेते हैं हम, क्या निकाल लेते हैं, औसत वेग, अर्थात अनुगमन वेग को ही हम औसत वेग कहेंगे। तो अनुगमन वेग को हम vd से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, vd से। तो अनुगमन वेग vd इज इक्वल टू क्या निकलेगा भाई, औसत वेग। मैं क्या बताया हूं, इलेक्ट्रॉन जब धन आयन से टकराता है तो उसका वेग क्या होता है, 0, फिर पुनः त्वरित होता है तो उसका वेग क्या हो जाता है, v। तो हमारे पास 2 बार कंडीशन आ रहा है, एक तो उसका वेग 0 होगा और दूसरा होगा v। ठीक, अब औसत निकालेंगे तो औसत का सूत्र क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो संख्या क्या है आपका 2, तो vd इज इक्वल टू मिलेगा हमको v अपॉन 2। ठीक, अब इसको आप स्मॉल v दे दीजिए, ये स्मॉल v के मान को यहाँ पे रख दीजिए, तो vd इज इक्वल टू मिलेगा हमको ई वी टाउ, और ये नीचे में मिलेगा 2 तो पहले से है, L और M, तो ये होगा L और M। ठीक, इसके बाद देखिए धारा और अनुगमन वेग में संबंध के लिए व्यंजक क्या होता है, धारा और अनुगमन वेग से, अनुगमन वेग से क्या होता है भाई, I इज इक्वल टू होता है NEAVD। अब VD का जो मान है उसको आप यहाँ पे रख दीजिए पुनः, तो I इज इक्वल टू मिलेगा हमको NEA, VD की जगह क्या रखेंगे, EV टाउ बटे 2LM। ठीक, अब इस v को आप इधर पक्षांतर करिए, तो v ऊपर में है तो पक्षांतर होकर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा वो, तो ये होगा I अपॉन v, और इधर क्या बचेगा भाई n, e और e का गुणा करेंगे तो e का स्क्वायर और ये a और ये टाउ, नीचे में 2LM। अब प्रतिरोध के सूत्र से हम क्या जानते हैं, R इक्वल टू होता है, क्या होता है, v अपॉन I, और यहाँ पे जो है वो क्या है, I अपॉन v है, तो हमें v अपॉन I बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको पलट देंगे, तो पलटेंगे तो ये हो जाएगा v अपॉन I। जैसे ही हम इसको पलटे हैं उसी तरह इसको भी क्या करेंगे, पलट देंगे, तो ऊपर क्या जाएगा, ये जाएगा 2M और नीचे में होगा आपका NE स्क्वायर, a को रख दीजिए, a और l को हम अलग लिखेंगे, और नीचे में आएगा आपका टाउ, इसको कोष्टक में रखिए, यहाँ पे मैं l और a को छोड़ा हूं तो l ऊपर जाएगा और नीचे में क्या आएगा आपका a आएगा। अब इस पूरे को क्या करते हैं, हम नियतांक r के बराबर लेते हैं, तो v अपॉन I इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको नियतांक r, और यही क्या है, ओम के नियम का सूत्र है। इसको यदि हम आगे और हल करना चाहते हैं तो ये मिलेगा हमको v इज इक्वल टू IR, और जब r को हटाते हैं तो v अनुक्रम अनुपाती लग जाएगा आपका I। ठीक, यदि हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो नीचे में आप और लिख लीजिए, जहां इस पूरे को किसके बराबर में माने हैं, R अर्थात प्रतिरोध के बराबर में, तो R इक्वल टू मिलेगा हमको 2MNE स्क्वायर टाउ L अपॉन M। ठीक, इसको आप लिख लीजिएगा। इस तरह से ये जो व्यंजक है वो कंप्लीट होता है। इस व्यंजक में आपको कहीं पे भी परेशानी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी जरूर करें।